हमने आपको पिछले लेक्चर में दो चर एक रैखिक समीकरण के संबंध में उसका क्या स्वरूप होता है, उसका क्या मानक रूप होता है, विस्तार पूर्वक बताया। लेकिन एक्सरसाइज के प्रश्नों को छोड़ दिया। हमें उम्मीद है कि ज्यादा लोग किए होंगे। यदि किसी को कोई संदेह है तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 के पहले प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझाने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस कथन को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, यहाँ पर दो चर रैखिक समीकरण की सहायता से आप ज्यामिति से संबंधित, उम्र से संबंधित, चाल समय दूरी से संबंधित या अनेक विषयों से संबंधित प्रश्न को पहले आप समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस समीकरण को लगाने की, यानी दो चर रैखिक समीकरण को लगाने की अलग अलग विधियां हैं, जो एक ही दिन में सारी विधियां नहीं संभव होंगी। लेकिन जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, बज्रगुणन, इन सारी विधियों को हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। अब यहाँ पर उम्र से संबंधित इस प्रश्न में कोई भी प्रश्न हो तो 3 तरह से उम्र से संबंधित प्रश्न का कथन लिखा जाता है। पहले इसको जान लो, वर्तमान आयु लिखी जाएगी। तो मैं देख रहा हूं कि वर्तमान आयु में कोई संबंध नहीं है। पिता और पुत्री की आयु में संबंध है। एक संबंध हमारा 7 वर्ष पूर्व का है और एक 3 वर्ष बाद का। तो किसके पूर्व का हो, किसके बाद का हो? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो वर्तमान आयु में कोई संबंध नहीं है, संबंध 7 वर्ष पूर्व की आयु में है। इसलिए आप लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x - 7। फिर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y - 7। अब प्रथम शर्त के अनुसार, जैसे पहला समीकरण आप बनाएंगे, प्रथम शर्त के अनुसार एक तरफ हमने लिख लिया ये 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु है और ये 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्र। वैसे भी पिता ज्यादा होगा, इसलिए x - 7 का जो मान है वो y - 7 के मान से 7 गुना है। हमें समीकरण बनाने के लिए बराबर करना है, तो जो 7 गुना ज्यादा है उसमें 7 का गुणा नहीं करेंगे। जिससे ज्यादा है, जब यहाँ हम 7 से गुणा करते हैं तो ये बराबर हो जाता। अब हमको पक्षांतर करके केवल इस समीकरण को मानक रूप में ले आना है। x - 7 बराबर 7y - 49। तो ये पक्षांतर करेंगे तो x - 7y बराबर -49, -7 उधर चला जाएगा तो +7 हो जाएगा। लास्ट में हमको x - 7y बराबर -42
अगर आप -42 को इधर करते हैं तो मानक रूप आपका ax धन by धन c के रूप में आया। ये एक समीकरण है। ये संबंध दो चर एक रैखिक रूप में हमने पहले कथन को दो चर एक रैखिक रूप के समीकरण में बदल दिया है। फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, ये तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान आयु से 7 वर्ष पूर्व की आयु थी, अब से 3 वर्ष बाद की आयु, तो वहां पर 3 गुणे का संबंध है। तो अब हम 3 वर्ष बाद की आयु जब लिखते हैं तो अब ये समीकरण आप ध्यान में रखेंगे, x - 7y - 42 आया। तो 3 वर्ष बाद तो आफ्ताब क्या हो जाएगा? तो आपको आ रहा होगा आफ्ताब की आयु होगी x + 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y धन 3 वर्ष हो जाएगा। अब द्वितीय शर्त, दूसरी शर्त ये कहती है, द्वितीय शर्त के अनुसार अब ये 3 गुना हो जाता है आफ्ताब। तो एक तरफ आप लिखेंगे आफ्ताब 3 वर्ष बाद की उम्र और पुत्री की 3 वर्ष बाद की उम्र। ये 3 गुना है। हमने अभी बताया कि जो 3 गुना है उसमें 3 का गुणा नहीं, तो ऑलरेडी 3 गुना है। तो जिससे 3 गुना है, पुत्री से 3 गुना है, तो पुत्री को भी हम 3 गुना कर दें तो यहाँ बराबर का संबंध आ जाता है। और तब हमारा दूसरा समीकरण बनता है बराबर 3y धन 9। पक्षांतर करेंगे x - 3y और ऋण 3 को धन 3 को दाहिने तरफ पक्षांतर करेंगे तो 9 - 3 यानी x ऋण 3y बराबर 6। ये दूसरा समीकरण बन जाता है। अब हमें से हमको देखिए बीजीय कथन में हमें बदल दिया है, इस कथन को बीजीय समीकरण में बदल दिया है। इस कथन को अब कहा कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। तो हमने ग्राफ खींचकर आपको पहले दिन बताया था, क्योंकि यह दो चर एक रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ हमें सदैव सरल रेखा के रूप में आएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण हैं, इसलिए 2 सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। अब उन दोनों सरल रेखाओं में क्या संबंध दिखाई देता है, आइए देखते हैं। समीकरण नंबर 1 जो बना हुआ था, वो समीकरण नंबर 1 हमारा बना था x - 7y बराबर -42, x - 7y -42, और दूसरा ये बना है x - 3y बराबर 6। अब हम इसको ग्राफीय रूप में बदलेंगे। तो पहले हम पहले समीकरण को लेते हैं। यहाँ पर x - 7y बराबर -42, तो -7y बराबर -42 x। सब माइनस कैंसिल कर -1 से गुणा कर देते हैं, तो y बराबर 42 + x/7। अब यहाँ पर x और y के कुछ मान, जैसे x का कुछ ऐसा मान लीजिए x की जगह हमने 0 रख दिया, तो ये 42/7 यानी 7 × 42,
यानी कि जो ग्राफीय निरूपण करना है उसमें एक बिंदु हमें 0,6 प्राप्त होता है। अब करते जाइए, x की कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिससे y का एक पूर्णांक मान हमें प्राप्त हो। जैसे x का मान 7 रख देंगे तो 42 और 7 49, तो 7 7 49, यानी 7,7 हो जाएगा। फिर x के कुछ ऐसे मान या 7 का हम मल्टीपल भी रख सकते हैं। जैसे 14 रख दिया जाए तो यहाँ पर x का मान 14 रख देने पर 4 2 6 4 1 5 56, यानी 8 7 8 56। 42 रख देते हैं तो 42 42 84 हो जाता है, ये 12 हो जाएगा। 14,8 42, अब कंसेप्ट ये आता है कि ऐसे हम कितनाऊ मान रखते चले जाएंगे। इस मात्र एक समीकरण के अनंत हल हमें प्राप्त होंगे और वे अनंत हल किसी रेखा के ऊपर रेखा पर पाए जाने वाले बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। अब हम दूसरे समीकरण को ग्राफीय रूप में बदलने के लिए पक्षांतर करते हैं तो समीकरण 2 और ये था समीकरण 1। तो x - 3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6 - x। जब ऋण का हम गुणा कर देते हैं ऋण 1 का सबको धन में बदलने के लिए, तो ये 3y। आप समझिए कि हम ऋण 1 का गुणा कर रहे हैं, इसका अंकीय मान कुछ नहीं बदलेगा, केवल चिन्ह बदलेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो y का मान है वो धन में प्राप्त हो। तो ये ऋण में हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। तो धन वाले को हम पहले लिख लेते हैं और फिर y बराबर x - 6/3। इस प्रकार से हमें प्राप्त होने वाले दूसरे समीकरण में कुछ हल ढूंढने हैं। अब इस हल को हम x के भिन्न भिन्न मानों को रखकर ढूंढते हैं। जैसे ये कारण हो गया हमारा x और ये y। अब x का मान यदि हम 6 रख देते हैं तो 6 - 6 0 हो जाएगा और 3 शून्य में 0, यानी y 0 हो जाएगा। और एक बिंदु हमें प्राप्त होगा या एक हल प्राप्त होगा इस दूसरे समीकरण का, जो 6,0 होगा। फिर ऐसे ही मानों को हम रखते जाएं। हमने बार बार बताया है कि कुछ ऐसे ही मानों को रखें जो आसानी से कट सके। तो x का मान यदि हम 12 रख दें तो 12 - 6 हो जाएगा। तो 3 दूना में 6 हो जाएगा, यानी कि इसका एक हल आया 12,2। ऐसे ही 18, यानी 6 का कोई मल्टीपल रखें जो 3 से कट जाए, तो 18 से 6 जब आप घटाएं, जैसे मान लो x को आपने 18 लिख दिया, तो जब आप 18 से 6 को घटाएंगे तो 12 है। 12/3, यानी 3 चौक को 12, y का मान 4 हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि ये सीरीज अनंत तक चली जाएगी। जब यहाँ पर हम 42 रखते हैं, ये हो गया 18, 4। अब 42 रखने के बाद 42 - 6 36 हो गया और 3 से 36 कटेगा तो 12। अब एक चीज आपको दिखाई देने लगी
कि 42, जो कि इस समीकरण का भी हल है, पहले का भी और दूसरे का भी। यानी समीकरण नंबर 1 के अनंत हल होंगे, जिसमें 42, 12 भी है, और इसके अलावा समीकरण 2 के भी अनंत हल है, 42, 12 भी है। इसके तमाम हलों और इसके तमाम हलों में से केवल एक हल ऐसा है जो कॉमन होगा। जब हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे तो निश्चय ही वो ग्राफ एक स्थान पर काटेगा। ये यहाँ पर निर्देशांक कुछ बड़े बड़े हैं, हम 5-5 का अंतराल लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ज्यादा हो गया, थोड़ा छोटा छोटा करें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये x डैश, ये y डैश, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये भी चला जाएगा। अब हम निर्देशित करते हैं 0,6। 0,6 हमारा 5 के ऊपर कहीं एक बिंदु आएगा। दूसरा है 7,7, तो 5 से आगे और 10 के बीच में कहीं 7 है, यहाँ आएगा। ये 7,7 का है। जब इसको आप ग्राफ पर करेंगे तो बहुत एग्जैक्ट आंसर आएगा। फिर 14,8 में, तो 14, 15 से ठीक पहले है और 8, 10 से ठीक पहले होगा। और आगे हम देखते हैं 42,12, तो हमारा 12 10 के कुछ ही ऊपर रहेगा और 42 यहाँ पर रहेगा। यह एक सरल रेखा प्राप्त होगी। मान लिया हमने यहाँ 42,12। ये जो ग्राफ पीछे भी आए सरल रेखा है। जब हम दूसरे सरल रेखा का ग्राफीय निरूपण करते हैं रैखिक समीकरण का, तो 6,0 यानी 6,0 5 के ठीक आगे, 12,2 यहाँ कहीं पर होगा, यानी 10 के आगे 12,2 निर्देशित कर दे रहे हैं। 18,4 वो भी 5 के नीचे ही रहेगा। अगला हमारा 42,12 वही कॉमन बिंदु होगा। और जब इस ग्राफ को हम खींच के आगे बढ़ाएंगे तो हम देखते हैं कि ये दोनों सरल रेखाएं यहाँ पीछे की ओर फैलती जाएंगी, कहीं नहीं काटेंगी, आगे जाकर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर देंगे। ये 42,12 यानी x बराबर 42 और y बराबर 12, इन दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ हल होगा, जिसे हम ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे। इस प्रकार आज हमने कथन को बीजीय समीकरण में बदलना सीखा और बीजीय समीकरण को हम दो चर एक रैखिक समीकरण को हमने पहले ही विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे हम उसका ग्राफीय आलेखन करते हैं। चूंकि यहाँ पर दो चर एक रैखिक समीकरण का युग्म कहा जाएगा। युग्म मतलब जोड़ा होता है, यदि दो समीकरण एक साथ हैं, यदि उन दोनों का आलेखन करें तो अलग अलग हमें सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। हमारे इस उदाहरण में ये सरल रेखाएं 42,12 पर प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका अर्थ है कि इस सरल रेखा के अलग से अनंत हल होंगे, उसमें एक 42,12 होगा। इसके भी अलग से अनंत हल होंगे, उसमें एक 42,12 यानी x बराबर 42 और y बराबर 12 एक उभयनिष्ठ हल है, जो कि आफताब की वर्तमान आयु को
42 यानी x का मान 42 और पुत्री की वर्तमान आयु 12। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जैसे प्रश्नों को हम क्रॉस चेक अगर करना चाहते हैं कि क्या हमारे द्वारा आया हुआ उत्तर सही है, तो आप देखिए आफ्ताब की वर्तमान आयु 42 वर्ष आई हुई है, तो 7 वर्ष पहले वो कितना हो जाएगा 42 माइनस 7। पुत्री की वर्तमान आयु 12 आई हुई थी, तो 7 वर्ष पहले वो, अब 42 माइनस 7 करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, और ये पुत्री 5 वर्ष की होगी। कब 7 वर्ष पहले। हम देख रहे हैं कि ये जो 35 है इसका 7 गुना है, इसका मतलब पहले कथन में बनाया गया समीकरण इसको संतुलित करता है 42 का मान 12। अब दूसरी शर्त या दूसरा कथन ये था कि 3 वर्ष बाद, तो आपका आज कितने का है 42 वर्ष का है, 3 वर्ष बाद वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो 45 वर्ष हो जाएगा। पुत्री कितने की थी 12 वर्ष की, वर्तमान में पुत्री 12 वर्ष की है, 3 वर्ष बाद वो 15 की हो जाएगी। तो दूसरी शर्त में कह रहा है कि आपका 3 गुना हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि 15 का 3 गुना करने पर 45 हो जा रहा है। इस तरह से परफेक्टली ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, हम क्रॉस चेक इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इस प्रश्नावली में सेम इसी तरह के 2 प्रश्न और हैं जिन्हें हम लिखकर हिंट कर दे रहे हैं और आप उसे आसानी से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब इस एक्सरसाइज में 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। कहा कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, बाद में 1 बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। हमने लिख दिया एक साथ, उपरोक्त दोनों प्रश्नों को बीजी और ग्राफी रूप में व्यक्त कर लीजिए। इसका मतलब पहला भी करिए फिर दूसरा भी। अब हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, प्रश्न बहुत आसान है। जैसे आपने मान लिया कि 1 बल्ले की कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ले की 3x हो जाएगी। 1 गेंद की कीमत आपने y माना है, तो 6 गेंदों की 6y, ये दोनों कीमत 3900 में। दूसरी शर्त में कहा कि अगर 1 बल्ला मतलब 1x रुपए कीमत होगी, 3 गेंदें 3y हो जाएंगी और ये 1300 रुपए में मिलेगा। जब इसका ग्राफीय निरूपण आप करेंगे तो इसमें एक चीज दिखाई दे रही, मैं हिंट कर दे रहा हूं। जब समीकरण नंबर 1 में आप 3 से भाग दे देते हैं तो 3 एकम 3 से भाग देते हैं, और यहां पर अच्छा नहीं, तो x धन 3y, 3 गेंदें खरीदी गई हैं, हाँ ठीक। अब आप इसका निरूपण करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ देखेंगे कि दोनों एक जगह कहां काटता है, जैसा हमने पहले बताया है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे सवाल में जैसे 1 किलोग्राम सेब का आपने मान लिया x रुपया, तो 2 किलोग्राम का 2x ये सेब की कीमत हो गई। 1 किलोग्राम अंगूर को y हमने माना, तो 1 y जो है अंगूर की कीमत, और ये सब मिलाकर 160 रुपए के बराबर। बाद में कहा कि 4 किलो जब हमने सेब लिया तो 4x सेब की कीमत हो जाएगी, 2y अंगूर की हो जाएगी, और ये 300 रुपए के बराबर। हाँ, यहां हम देख रहे हैं कि 2 से 4 हो गया, सेब दुगना हो गया, अंगूर भी दुगना हो गया, लेकिन दाम इसका दुगना नहीं हुआ। तो जब इसका आलेखन करोगे तो वो रेखाएं कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और
क्यों नहीं काटेगी, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक अगले पीरियड में आपसे मिलेंगे, क्योंकि दो चर एक रैखिक समीकरण का आलेखन 3 प्रकार से होगा। दो चर एक रैखिक समीकरण युग्म का आलेखन एक ऐसा होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक जगह काटें, या दोनों एक दूसरे का कोइंसाइडेंट हो, मतलब संपाती हो, कि एक रेखा के सारे बिंदु ही जो दूसरे के सारे बिंदु, और एक ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को समांतर हो कहीं ना। ये तीनों कंडीशन कब कैसे होता है, ये तीनों कंडीशन अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। वैसे आप जिम्मेदार हो, मेधावी हो, बहुत सारे एग्जाम्पल अन्य किताबों से देखकर अभ्यास करें, मेहनत से पढ़ें, प्रसन्न रहें। ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव रही हैं और रहेंगी। थैंक यू so much.